Hello children, today we will read the chapter Adolescence, a stage of growth and change. Adolescence होती है किशोरावस्था. देखो, जैसे ही हमारे सीजन्स में बसंत होता है ऐसे ही एडोलेसेंस जो एज होती है वो ह्यूमन लाइफ का बसंत होता है. इसमें हर इंसान का मानसिक शारीरिक फुल ग्रोथ होती है और उसके पहले बच्चा होता है अप टू, जब छोटा होता है इन्फेंट होता है अप टू 2 इयर्स. इन्फेंट के बाद 2 साल से लेके 10 से 12 साल तक बच्चा होता है. उसके बाद में फिर जो टीनेज हम बोलते हैं, जो दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 13 टू 19, ये टीनेज को ही एडोलेसेंस बोलते हैं, किशोरावस्था. ये मैन टू मैन डिफर हो सकती है. किसी में ये 10 साल से 19 साल हो सकती है, किसी में 10 साल से 23 साल हो सकती है, किसी में 12 साल से 19 साल हो सकती है, किसी में 13 साल से 23 साल तक 22-23 साल तक हो सकती है. तो ये हर किसी में अलग अलग होती है. ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए फिक्स नहीं है कि किसी के लिए ये कोई इसका एक स्टैंडर्ड हो गया, नहीं इतने से इतने तक ही ये रहेगी. द जर्नी ऑफ अ प्लांट जनरली बिगिन विद द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड. जब एक प्लांट उगता है, प्लांट का पहले क्या है, सीड से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है. सीड आप रोपाई करोगे, उसके बाद उसका प्लांट बनेगा विद प्रॉपर, उसको क्या क्या चाहिए होता है, नूरिशमेंट चाहिए होता है. द सीड बिकम्स ए सैपलिंग एंड मेच्योर्स इनटू अ यंग प्लांट. अब वो पहले छोटा पौधा बनेगा, उसके बाद एक यंग प्लांट बनेगा. दिस जर्नी इज मार्क्ड बाय सम स्पेसिफिक चेंजेज. इस जर्नी में कई सारी स्पेसिफिक चेंजेस होती हैं जो उन्हें दिखती भी हैं, जैसे उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है. द अपीयरेंस ऑफ मोर लीव्स, उसकी पत्तियाँ ज़्यादा आ रही हैं, वे हमें दिखती है. उसमें फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, नए सीड आ रहे हैं, ये सब कुछ हमें दिखता है. फ्रॉम दीज सीड्स न्यू प्लांट इमर्ज. ऐसे करके सीड से नया प्लांट बनता है. इट क्वाइट अनलाइकली दैट ए सीडलिंग will develop the capabilities to produce its own seed immediately after germination. ऐसा तो नहीं होता कि जैसे तुमने कोई सीड लगाया वो तुरंत जर्मिनेशन की स्टेट में आ गया कि वो भी जर्मिनेशन कर सके, मतलब दूसरा सीड पैदा कर सके जिससे दूसरा पौधा हो जाए. इट नीड टू ग्रो इन रीच मेच्योरिटी टू बिकम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स. उसको क्या होता है कि एक लेवल तक मेच्योर होना पड़ता है, जिसके उसके बाद ही वो सीड रिप्रोड्यूसिंग की कैपेबिलिटी गेन कर पाता है. सिमिलरली एनिमल ऑल्सो नीड टू ग्रो एंड रीच मेच्योरिटी बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस. ऐसे एनिमल में होता है, ऐसे पहले वो मेच्योर होते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन की स्टेट तक पहुंच पाते हैं. सम एनिमल ले लेग्स दैट हैच इनटू यंग वंस. कुछ एनिमल क्या है कि अंडे एग देते हैं, वो फिर उनको पक्षियों के बच्चों में जो कन्वर्ट होते हैं बाद में. While others like human directly give birth to young ones. उनमें जो ह्यूमन्स है, यानी कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि सीधा यंग बच्चे को जन्म देते हैं. इन बोथ केसेस द यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड डेवलप ओवर द टाइम. अब इसमें क्या होता है कि वो बच्चा समय के साथ साथ बढ़ता है और डेवलप करता है. उसका साइज भी बढ़ेगा, उसका माइंड, उसका मेंटल ग्रोथ भी होगी, वो सारी चीज़ें. द जर्नी ऑफ ए लाइफ ऑफ ए ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस. जैसे मैंने बताया कि इन्फेंसी होती है, इन्फेंट होता है, चाइल्डहुड होता है, एडोलेसेंस होता है, एडल्टहुड होता है, यंग एंड ओल्ड एज आती है. ईच तो ये 5 चीज़ हमारी जनरली 5 जर्नी होती है ह्यूमन लाइफ की. बच्चा होगा, इन्फेंट होगा, फिर चाइल्डहुड होगा, बच्चा होगा, फिर एडोलेसेंस होगा, फिर एडल्ट होगा, फिर ओल्ड एज. ईच पर्सन एक्सपीरियंस दीज स्टेजेस एट देयर ओन पीस and the duration of each stage may vary from one individual to another. जैसे मैंने बताया कि हर किसी में ये एज अलग अलग हो सकती है, वो मैन टू मैन वेरी करती है. फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड आवर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेज. छोटे बच्चे से लेके चाइल्डहुड तक में भी हमारे में, एडल्टहुड तक हमारे में बहुत सारे चेंज आते हैं. Until around 10 to 12 years of age, most changes are related to height and weight. 10 से 12 साल का होने से पहले हमारे में जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे केवल उनमें या तो हमारी हाइट बढ़ रही होती है या वेट बढ़ रहा होता है. आफ्टर दिस अदर नोटिसेबल चेंजेस बिगिन टू अकर. इसके बाद कुछ नोटिसेबल चेंजेस होने शुरू होते हैं, जैसे मार्किंग द ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंस. जैसे ही हम एडोलेसेंस की तरफ बढ़ते हैं, किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट.
ये जो टाइम होता है वो रैपिड मतलब बहुत तेज ग्रोथ का और डेवलपमेंट का टाइम होता है, टिपिकली अकरिंग बिटवीन द एज ऑफ 10 to 19। ड्यूरिंग एडोलसेंस द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एडल्टहुड। अब एडल्ट किशोरावस्था की वो बॉडी क्या करती है, खुद को जवान योग जवान की तरफ, एडल्टहुड की तरफ के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। Humans, like most other living beings, cannot reproduce immediately after their birth। आदमी या कोई और लिविंग थिंग पैदा होते ही वो रिप्रोडक्शन के इमीडिएट क्या है कि वो भी खुद से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता कि वो पैदा हुआ और अभी उससे भी वो भी दोबारा किसी बच्चे को बर्थ जन्म दे। देयर बॉडी नीड टू ग्रो एंड रीच ए स्टेज ऑफ मैच्योरिटी टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। उनकी बॉडी को भी एक स्टेज तक ग्रो होना पड़ता है और उसके बाद में ही वो रिप्रोडक्शन के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, एबल हो पाते हैं। एज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलप दीज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेज along with the ability to reproduce। इसी के साथ साथ जैसे ही वो ये सब रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी गेन करता है, इसके साथ साथ उसमें क्या होता है, फिजिकल चेंजेज होते हैं, इमोशनल चेंजेज होते हैं, बिहेवियरल चेंजेज होते हैं। सम ऑफ दीज चेंजेज मे बी क्वाइट क्लियरली ऑब्जर्वेबल वाइल अदर अकर इंटरनली एंड मे गो अननोटिस्ड। इनमें कुछ चेंज तो हमें दिख जाते हैं फिजिकली, बट कुछ हमें जो इंटरनल होते हैं वे दिख नहीं पाते। इन दिस चैप्टर यू विल एक्सप्लोर एडोलसेंस, अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड लर्न हाउ टू हैंडल इट विद ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बड़ा अच्छी चीज़ बताई गई है इस चैप्टर में कि कैसे हम एडोलसेंस को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हमारी लाइफ में एडोलसेंस के टाइम किशोरावस्था में आते हैं, उनको हमें कैसे समझना चाहिए, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनको कैसे हमें हैंडल करना चाहिए एक जिम्मेदारी से, ताकि हम एक अच्छे एडल्टहुड की ओर बढ़ें। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है। ग्रोइंग विद एज द टीनेज ईयर्स। ड्यूरिंग द समर वेकेशन वेंकटेश विजिटेड हिज ग्रैंड पेरेंट्स। एज ही एंटर्ड द हाउस ही 12 years old cousin Devyani came running to greet him. Venkatesh, you have a thin mustache now। तो वो क्या बोलता है, वो क्या बोलती है इसको, वेंकटेश को देवयानी, कि तुम्हारे तो बारीक बारीक लूछे आ गई हैं और आप तुम्हारी योर वॉइस ऑल्सो चेंज, तुम्हारी वॉइस भी चेंज हो गई है। यू हैव बिकम सो टॉल देवयानी। वो देवयानी को बोलता है कि तुम भी बहुत लंबी हो गई हो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बिटवीन वेंकटेश एंड देवयानी। तो ये आपकी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप खुद पढ़ के क्लास में करके देखना। उसमें कुछ नहीं है एक्टिविटी में, आपके उसमें क्लास के बच्चों के कि हाइट में कितना चेंज आया, वेट में, स्ट्रेंथ में कितना है, अपीयरेंस में कितना है और किस किस चीज़ में चेंज आया है। यू ऑल्सो एक्सपीरियंस सम ऑफ दी चेंजेज, इफ यस, अगर हाँ देन इट बिकॉज यू आर ऑल्सो रीचिंग दिस स्टेज ग्रेजुअली। अगर तुम्हें खुद में भी ये चेंजेस दिख रही है तो इसका मतलब तुम भी इस स्टेज की तरफ ग्रेजुअली बढ़ रहे हो। और जैसे आप 7th क्लास में हो तो सभी 10 साल से ऊपर के हो, ऑलमोस्ट सभी आप किशोरावस्था में है और आप भी एडोलसेंस की एज से ही गुजर रहे हैं। दिस स्टेज स्टार्ट्स अराउंड 10 years ऑफ एज एंड कैन कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 19। 10 से शुरू हो जाती है और ऑलमोस्ट 19 तक इन जनरल 19 साल तक रहती है। यूजुअली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एंड इज कॉल्ड एडोलसेंस। यही वो उम्र है जिसको किशोरावस्था कहते हैं, जो कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की है। वाइल एनालाइज, देखो जब जो ऊपर तुम एक्टिविटी करोगे उसमें तुम्हें क्या क्या एनालाइज करोगे, हाइट में इंक्रीज एनालाइज करोगे कि तुम्हारी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही होगी, वैसे ही बढ़ती है बट इस एज में सडन बढ़ती है एकदम से। चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ। इसी ये ऐसा टाइम होता है एडोलसेंस किशोरावस्था कि इसमें तुम्हारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो फ्रिक्वेंट बहुत जल्दी चेंज होता है, वेट गेन होता है बहुत ज़्यादा और स्ट्रेंथ, तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तुम्हें लगती है कि हमारी बॉडी में ताकत आ गई है। चेंज इन वॉइस, इससे क्या होता है कि तुम्हारी जो आवाज़ होती है, आवाज़ भी स्पेशली इन मेल में आवाज़ क्या है थोड़ी भारी हो जाती है। इसी एज में आके थोड़ी सी आवाज़ भारी होती है, अदरवाइज इससे पहले मेल हो या फीमेल दोनों बच्चों की आवाज़ें लगभग सेम होती है, उस वो पीच उतनी वही बारीक होती है। बट उसके बाद में आपने देखा होगा यहाँ पे गलों में ये मोटा सा, इसको बोलते हैं एडम एप्पल,
ये बनना स्टार्ट हो जाता है। वो कई बच्चों के बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है और बहुत सारों का नहीं भी दिखता है, बट कई वो अलग से दिख जाता है कि एडम, उसको एडम एप्पल बोलते हैं, जिससे आपकी आवाज़ मोटी हो जाती है, स्पेशली मेल में होता है। अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब यही एज होती है, एडोलसेंस एज में ही आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों में होता है, बॉयज में भी होता है, चाइल्ड में भी होता है। जैसे ये मुस्ताच आएगी, ब्रेड आएगी लड़कों में, आर्मपिट में बाल आएंगे, पब्लिक रीजन में बाल आएंगे। पब्लिक रीजन होता है लोअर द एब्डोमेन, पार्ट विच इज लोअर द एब्डोमेन, दैट्स कॉल्ड पब्लिक रीजन। बॉयज ऑफन डेवलप फेशियल हेयर, जैसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें लड़कों के चेस्ट में भी बाल आना स्टार्ट होंगे, कमर पे भी बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये स्पेशली बॉयज में होता है। तो अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ इज कम्प्लीटली नॉर्मल। ये इस एज में किशोरावस्था में हेयर का ग्रो होना बिल्कुल एकदम नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि यही आपके क्या बॉडी में हार्मोनल चेंजेज आते हैं इस टाइम पे। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही आपकी बॉडी में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे चेंजेस इन फेशियल स्किन, इमरजेंस ऑफ पिंपल, जिसका पिंपल बोलते हो। आप देखो कुछ बच्चों के चेहरों पे इसी एज में आके पिंपल होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको एक्ने बोलते हैं, एक्ने या पिंपल। तो ये एक्ने होते कैसे हैं, हमारी इसमें वही चीज़ें बताई गई है कि अनदर कॉमन अकरेंस ड्यूरिंग द एडोलसेंट ईयर्स इज एन स्किन कंडीशन कॉल्ड एक्ने इन विच स्मॉल रेडिश पिंपल अपीयर्स, जिसमें लाल छोटी छोटी फुंसियाँ हमारे चेहरे पे दिखना शुरू हो जाती हैं। दीज आर कॉमनली विजिबल ऑन द फेस, जो कि सीधा बिल्कुल देखोगे आप दूर से फेस पे दिखेंगी। एक्ने अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन ऑयल सेक्रेशन फ्रॉम द स्किन ड्यूरिंग एडोलसेंस that can clog the skin pores and lead to infections। देखो हमारे इस एज में आगे क्या होता है, बॉडी से जो ऑयल बाहर निकलता है, वो जो हमारे रोम छिद्र होते हैं, रोम छिद्र में आके वो ऑयल जमा हो जाता है। जमा होने की वजह से वो बाहर निकल नहीं पाता, वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं, वही इन्फेक्शन आगे जाके पिंपल में कन्वर्ट होती है। A key point to remember, whether it is a change in height, voice or facial hair, it is important to recognize that the timing, nature and extent of these changes vary among individuals. These variations are completely normal। ये हाइट बढ़ना, वॉइस में चेंज आना, फेशियल चेहरे पे बालों का होना, ये सब चीज़ें हर किसी में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग समय में होती है। किसी में होता है 12 साल में हो जाए, किसी में 14 साल, किसी को होता है 16 ईयर्स में हेयर ग्रो हो। दीज वेरिएशन आर कम्प्लीटली नॉर्मल। ईच पर्सन एक्सपीरियंस एडोलसेंस एट हिज और हर ओन पेस एंड इट्स ड्यूरेशन ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे मैंने बताया कि हर किसी में अलग अलग होती है। एक दो साल का वेरिएशन आम बात है, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे साथी के अभी मस्ताच या ब्रेड आ गई होगा तो तुम्हारे भी अभी आ जाए, नो, वो कुछ साल बाद भी आ सकती है। वो यू हैव अंडरस्टूड सम ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, पर्टिकुलरली दोज दैट आर इजीली ऑब्जर्वेबल। अब इसमें वो चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ आ रही हैं, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं एडोलसेंस में, कि भाई हेयर ग्रो हो रहे हैं, चेहरे पे मूछें ग्रो हो रही हैं, दाढ़ी ग्रो हो रही है, आम पे भी बाल ग्रो, पब्लिक रीजन में बाल ग्रो हो रहे हैं, चेहरे पे पिंपल आ रहे हैं। बट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस लाइक चेंज इन वॉइस, द ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड चेस्ट, वही चीज़ बता रहा है, चेस्ट हेयर इन बॉयज एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन ये सारी चीज़ें मिलकर भी रिप्रोडक्शन की ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि इससे आप रिप्रोडक्शन के लिए एबल हो गए। हाउएवर दीज कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हेल्प डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये मेल को सबसे पहले मेल और फीमेल का डिफरेंस क्रिएट करती है किशोरावस्था में, कि ये लड़का है, ये लड़की है। उसी वही चीज़ें, वो हार्मोनल चेंजेज होते हैं कि वो लड़के में अलग तरह के होते हैं, लड़कों में अलग तरह के होते हैं। इसी कारण फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। क्योंकि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिसमें आप रिप्रोडक्शन के लिए एबल हो जाओ। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइन दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड। ये साइन है उसके लिए कि भाई आपकी बॉडी अब एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर हो रही है। दे मार्क द ऑनसेट ऑफ
प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या होता है, आगे बड़ा अच्छा दिया हुआ है इसमें। प्यूबर्टी प्यूबर्टी होती है यौवन अवस्था। प्यूबर्टी इज ए स्टेट इन विच द बॉडी ऑफ एन एडोलसेंट अंडरगोज एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस टू डेवलप इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ये होती है यौवन अवस्था। आपको मतलब अब आपकी यौवन अवस्था, वो एज स्टेज के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो जिस स्टेज में आप रिप्रोडक्शन के लिए एबल हो जाते हो। इसी को प्यूबर्टी बोलते हैं, प्यूबर्टी स्टेज। चेंज दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। वे कौन कौन से चेंज है जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को दर्शाते हैं कि नव यू आर द कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। एडोलसेंस इज मार्क्ड not only by observable changes but also by internal changes that are not visible from the outside. एडोलसेंस केवल यही नहीं है कि आपको बार बार जो दिख रहा है, वो आपके इंटरनल बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, वो भी एडोलसेंस की एज में होते हैं। ऑन सच चेंजेस इज मैच्योरेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं वो भी मैच्योर होते हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस सच चेंजेस ग्रेजुअली। ये एकदम से नहीं हो जाते, धीरे 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 होते, ग्रेजुअली होते हैं, लड़के में भी लड़की में भी। एंड दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। यही जो चेंजेस है वो नेचुरल पार्ट है इस ग्रोइंग अप प्रोसेस का। एन इम्पोर्टेंट इंटरनल चेंज एसोसिएटेड विद एडोलेसेंट गर्ल इज द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लड़कियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज होती है किशोरावस्था एडोलेसेंट एज में, वो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है वो धीरे धीरे आप आगे समझोगे। इट रिकर्स जनरली एवरी 28 to 30 days एंड इज मोर कॉमनली नोन एज द पीरियड। इसको जनरली पीरियड बोलते हैं, और ये 28 से 30 डेज में एवरी मंथ रिकर होने वाली चीज़ है, जो कि एवरी मंथ होती है आफ्टर 28 to 30 days। Many healthy girls may have longer or shorter menstrual cycle ranging from 21 to 35 days। ये ईच एंड एवरी गर्ल की हेल्थ पे डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ कैसी है। वो 21 डेज में भी हो सकता है रिकर दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, 21 डेज की हो सकती है, मैक्सिमम 35 डेज की हो सकती है। थोड़ा बहुत और भी वेरिएशन हो सकता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल प्रोसेस एंड इज वन ऑफ द साइन ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, और यही साइन होता है पहला फीमेल में कि सी इज कैपेबल टू रिप्रोडक्शन। द फेज ऑफ द साइकिल व्हेन ब्लड डिस्चार्ज अकर्स फ्रॉम द बॉडी इज रेफर्ड टू एन मेंस्ट्रुएशन। बॉडी के पार्ट से, इंटरनल पार्ट से, प्राइवेट पार्ट से ब्लड आता है इसमें, उसी को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इट मे लास्ट फॉर 3 to 7 days। ये अलग अलग फीमेल में अलग अलग तरह के गर्ल्स में रहता है। किसी में 3 days से लेकर 7 days तक भी हो सकता है। सम गर्ल्स में फील पेन और डिस्कम्फर्ट इन द लोअर एब्डोमेन ड्यूरिंग दिस डेज। किसी को लोअर एब्डोमेन में इसमें पेन भी होता है। यूजुअली बाय द एज ऑफ 45 to 55 मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स नेचुरली। बट जब वुमेन 45 से 55 की एज में होती है, जब नेचुरली ये सब में बंद हो जाता है। मेकिंग द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इन ए वुमन लाइफ, जो कि शो करता है कि अब वुमन की इसके बाद में आफ्टर द फिनिश ऑफ मेंस्ट्रुएशन वुमन फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ब्रेकिंग मिथ अबाउट मेंस्ट्रुएशन। अब देर आर मेनली रूल बिलीव्ड अबाउट मेंस्ट्रुएशन दैट ऑफन लीड टू अननेसेसरी फियर, शेम और इवन गिल्ट। हमारे यहाँ क्या है कि मेंस्ट्रुएशन को लेके ऐसा वो बनाया हुआ है कि जो डरते हैं बच्चियाँ डरती हैं, सेम फील करती हैं, गिल्ट फील करती हैं कि पता नहीं क्या हो गया, लोग क्या सोचेंगे, कैसा कहेंगे। ये सब मिथ है, बेकार की चीज़ें हैं। दीज बिलीफ्स हैव गिवन राइज टू सर्टेन मिथ एंड taboos. Among such myth and taboos, physical isolation of menstruating girl is unfortunately still quite prevalent. अभी भी बहुत जगह है इन सब मिथ को लेके। जिस बच्ची को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसको थोड़ा सा मतलब आइसोलेट करके रखते हैं, तो उसको थोड़ा सा उस चीज़ों से सेम फील होती है और गिल्ट में फील कराते हैं, फियर रहता है थोड़ा। तो वो चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन। इसके लिए किसी को गिल्ट फील करने की, शेम फील करने की या फियर फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बिकॉज इट इज द नेचुरल प्रोसेस. जो नेचुरल है नेचुरल है. Menstruation is a natural process. Such myths have no scientific basis. By encouraging a scientific outlook towards menstruation, we can help society appreciate the need to promote good reproductive health of women and contribute positively towards a healthier lifestyle for women. तो अगर इन चीज़ों को जो नेचुरल है उसको लेके औरतें गर्ल्स या वुमेन खुद के अंदर डर लिए बैठी है, एक शेम, एक कि भाई कोई क्या बोलेगा क्या कहेगा, एक शेम है अंदर या गिल्ट है, वो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए. बिकॉज इट इज़ क्वाइट नेचुरल. जो नेचुरल है उसको होता ही है सबके साथ, उसमें क्या उसमें शर्म करना है. Adolescence is not just about physical change or changes associated with reproductive capability but also about emotional and behavioral changes. देखो एडोलेसेंस एज में केवल आपके क्या है कि फिजिकल चेंज ही नहीं हो रहे या फिर आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ही नहीं बढ़ रही है. इसमें क्या है आपके सबसे जो जरूरी है इमोशनल चेंज और बिहेवियरल चेंज भी इसमें सबसे ज़्यादा आता है इसी टाइम में इंसान के अंदर. तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो इमोशनल, आप उस टाइम पे आपके इमोशंस कैसे हो रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा हो रहा है, वो सब चेंज भी इसी टाइम आते हैं. इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज इन एडोलेसेंट. टेक ए मोमेंट टू थिंक. ये एक्टिविटी है, इसमें आप खुद से देखो, ट्राई करना कि किसमें कैसे आपके क्लासमेट्स में क्या बिहेवियरल चेंज आ रहे हैं, क्या इमोशनल चेंज आ रहे हैं, क्योंकि बिकॉज यू ऑल आर इन द एडोलेसेंट एज. जब आप डिस्कस करोगे पूरी टेबल बना के अपने सबके साथ में, तो आप क्या पाओगे, यू मे हैव एक्सप्लोर्ड द डाइवर्स बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंस. सब में अलग अलग तरह के बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं. दिस इज बिकॉज एडोलेसेंस इज ऑफन मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्गर इमोशन देन चाइल्डहुड. क्योंकि जैसे ही आप एडोलेसेंस एज में आते हो तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं चाइल्डहुड से. These emotions might affect adolescent behavior like talking up, joining social initiatives to support the needy and the disadvantaged or developing deeper interest in the new areas. तो इसमें क्या क्या होते हैं कि किसी चीज़ के लिए उसमें जैसे बात कर रहे हैं कि सोशल एक्टिविटी ज्वाइन कर रहे हैं, कि नीडी की हेल्प कर रहे हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जैसे भी है उसमें. तो उसमें अच्छी बुरी चीज़ें सब कुछ आपके अंदर उसमें उस समय में आपको इमोशन में और बिहेवियर में आती हैं. अच्छे भी होते हैं चेंज, बुरे भी होते हैं. अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर इमोशंस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड एक्शंस. ये आपको कैन हेल्प अस मेक बेटर चॉइस एंड रेस्पॉन्ड टू सिचुएशंस थॉटफुली. अब हम ये चीज़ समझने की है कि कैसे हमारे जो इमोशन है वो हमारे बिहेवियर को और एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं. मेकिंग एडोलेसेंस ए जॉयफुल एक्सपीरियंस. इसमें कोई दो राय डाउट नहीं है कि एडोलेसेंस की एज सबसे ज़्यादा जॉयफुल एज है ह्यूमन की. द जर्नी ऑफ एडोलेसेंस इज ए यूनिक एक्सपीरियंस. किशोरावस्था, क्योंकि जैसा मैंने बोला है कि ये इंसान के जीवन का बसंत काल है. और बसंत काल आप अगर इसमें ऋतु में भी देखोगे, ऋतु में बसंत काल सबसे अच्छा पीरियड होता है. तो इसका मतलब ये हमारी लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का सबसे अच्छा पीरियड होता है. हाईलाइट एंड क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ लाइफ गिव एडोलेसेंट्स ए न्यू व्यू पॉइंट टुवर्ड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड देम. इसी पीरियड में लोगों के बीच में जानने की क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होता है. तो वही सारी चीज़ें उसको एक नए व्यू पॉइंट की तरफ लेके जाती हैं पूरा बच्चे को, कि उसको क्या करना है, कैसे सोचना है, चीज़ों को कैसे सोचता है, कैसे समझता है. वो सारी चीज़ें इसी टाइम में स्टार्ट होती हैं. गुड हैबिट्स, थॉटफुल डिसीजंस एंड स्मॉल एक्शन कैन हैव ए पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल वेलबींग ऑफ एडोलेसेंस. जैसे मैंने बताया, आपको अच्छी आदतें, आप थॉटफुल डिसीजन, अच्छे सोच के डिसीजन ले रहे हो, छोटे छोटे एक्शन आप कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको एडोलेसेंट की वेलबींग में काउंट होती है. अब आ गया मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स. आपकी जो न्यूट्रिशनल नीड है वो कैसे मीट हो.
ड्यूरिंग द एडोलसेंस, क्योंकि जब मैंने कहा कि इसमें आपकी बॉडी में आपका मानसिक चेंज, शारीरिक चेंज सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें सीधी बात है आपको न्यूट्रिशन भी सबसे ज़्यादा चाहिए इस टाइम में, इस एज में। तभी तो आपकी बॉडी और माइंड अच्छे से ग्रो कर पाएंगे जब आपको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इन ग्रेड 6 चैप्टर माइंडफुल ईटिंग में पार्ट 2 हेल्दी बॉडी आपने ग्रेड 6 में पढ़ा है। यू लर्न अबाउट द नीड फॉर ए हेल्दी डाइट सिंस एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ ग्रोथ and development marked by several changes in the body. A nutritious diet is of utmost importance, जैसा कि मैं बता चुका आपको। तो बेस्ड ऑन लोकल अवेलेबल फूड, अब आपको एक क्लास में खुद से एक्टिविटी करनी है अपने साथी बच्चों के साथ में कि किस किस फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो हमें किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं। साइंस एंड सोसाइटी। Adolescents, especially girls, may sometimes suffer from blood-related health problems because of a deficiency of iron or vitamin B12 in the body. तो विटामिन B12 की बॉडी में कमी होने की वजह से बहुत सारे हेल्थ इशू या आयरन की कमी होने की वजह से, जिससे ब्लड रिलेटेड इशू, हेल्थ प्रॉब्लम स्पेशली गर्ल्स में होती है। तो अभी क्या फाइंड आउट अबाउट सच हेल्थ प्रॉब्लम्स। हाउ कैन यू मैनेज आयरन डिफिशियंसी इन आवर बॉडी। आयरन जिन जिन फूड में आयरन ज़्यादा होता है, सीधी बात है वो खाओ। फाइंड आउट अबाउट गवर्नमेंट स्कीम एम टू प्रिवेंट सच डिफिशियंसी। उसके लिए कई सारी गवर्नमेंट स्कीम भी हैं जिनको आपको देखना है, जिसमें आपको देखना है कि गवर्नमेंट भी कैसे इन चीज़ों को न मदद कर रही है। नो ए साइंटिस्ट डोरोथी हॉकिन was a brilliant scientist who studied the structure of vitamin B12. ये डोरोथी हॉकिंग थी एक साइंटिस्ट जिन्होंने B12 में क्या स्ट्रक्चर की, B12 क्या है हमारी बॉडी के लिए, क्या जरूरी, क्यों जरूरी है, कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें उन्होंने खोज की थी 1964 में। सी बिकम द थर्ड वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। वो वर्ल्ड की तीसरी महिला थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता केमिस्ट्री में। डिड यू नो दैट विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या आपको पता है कि विटामिन B12 कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। लाइक मोस्ट वाइटामिन्स इट कैन नॉट डू नीड इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे विटामिन, जैसे बहुत सारे विटामिन नहीं बनते, ऐसे ये भी हमारी बॉडी में खुद से नहीं बनता है। इट हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट। ये हमें जो हम खाना खाते हैं उस खाने से ही लेना होता है। डिस्कस द सोर्सेस ऑफ विटामिन B12 विद योर टीचर। अब विटामिन B12 के सोर्सेस कौन कौन से हैं आपके पास में। मैं अगर वेज में बात करूं आपसे तो योगर्ट हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गई, ये विटामिन B12 के रिच सोर्सेस हैं। और एग्स में भी भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। पर्सनल हाइजीन। बिसाइड पर्सनल हाइजीन मतलब खुद की स्वच्छता। बिसाइड न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन इज आल्सो क्रूशियल इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। जब एडोलसेंस के टाइम में आपको पर्सनल हाइजीन भी खूब अच्छे से मेंटेन करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी में रेगुलर चेंजेस हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो वो चीज़ें फिर जो आपका बॉडी में चेंज हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं, वो एडवर्स इफेक्ट भी डालेंगे। मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन पर्टिकुलरली इन द आर्मपिट एंड पब्लिक रीजन में प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शन। जैसे अभी आपके आर्मपिट में बाल उगना शुरू हुए, पब्लिक रीजन में बाल उगना शुरू हुए, तो उनमें क्या है कि अगर आप अच्छे से उनका हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो उनमें बैक्टीरिया पैदा होकर इन्फेक्शन भी हो सकता है। फॉर गर्ल्स, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज एसेंशियल फॉर बोथ कंफर्ट एंड हेल्थ। स्पेशली गर्ल्स में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनको अपना स्पेशली प्रॉपर हाइजीन का और अच्छे से ख्याल रखना है, जिससे कि वो कंफर्ट भी रहे और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैन बी मेंटेन यूजिंग आइटम सच एज सैनिटरी पैड्स। लेफ्ट साइड में जो दिया गया है वो सैनिटरी पैड है। इसकी मदद से पर्सनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन किया जाता है। एंड रियूजेबल क्लॉथ पैड्स डिजाइन फॉर दिस पर्पज। कुछ रियूजेबल क्लॉथ्स भी होते हैं जो इसके लिए, इस पर्पज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, बट इन जनरल सैनिटरी पैड्स ही यूज होते हैं। द गवर्नमेंट आल्सो अटेम्प्ट टू प्रोवाइड दीज प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ चार्ज और ए लो प्राइस टू इम्प्रूव द मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऑफ ए गर्ल और वुमन। हमारी सरकार इनको लो प्राइस में फ्री में भी गर्ल्स और वुमेन को हाइजीन मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड कराती है। एज ए सोसाइटी
वी शुड ऑल मेक एफर्ट टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज इन स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। हमें एक समाज का एक अंग होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी ऐसे होगी कि हम इस चीज़ को इतना प्रमोट करें कि स्कूल हो चाहे पब्लिक प्लेस हो, हर जगह मेंस्ट्रुअल हाइजीन को हम प्रमोट करें कि भाई ये अच्छी चीज़ है, जिससे हमारे साथी गर्ल्स या वुमेन्स इन्फेक्टेड ना हो। Collectively, we should move forward, reducing any stigma around sanitary pads and helping in menstrual hygiene. देखो स्टिग्मा होता है कलंक, एक तरह का कलंक, लांछन, तोमन। तो हमें इस चीज़ से ऊपर उभरना चाहिए कि अगर किसी को हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करने में या मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हमें कोई काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें इन चीज़ों से ऊपर उभरना चाहिए और एक दूसरे की और लेडीज की हेल्प करनी चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ यूज सैनिटरी पैड्स प्रॉपरली बाई रेपिंग दैम इन न्यूज़पेपर एंड डिस्पोजिंग इनसाइड ए डस्टबिन। अब जो भी गर्ल्स या वुमेन सैनिटरी पैड्स यूज करती है, अब उनको एक चीज़ और का ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसको यूज करने के बाद में वो न्यूज़पेपर में रेप करें और उसको अच्छे से डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करें। दिस इज़ टू इंश्योर कम्युनिटी हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस। ये कम्युनिटी हेल्थ के लिए भी और इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसमें वो इन्फेक्शियस ब्लड होता है जिसमें बैक्टीरिया होने के चांसेस बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको खुले में ओपन में नहीं डालना है। दीज डेज बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आर आल्सो अवेलेबल दैट आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अभी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स भी आ रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, कि आप उनको यूज करोगे तो ऑटो बायोडिग्रेडेबल मतलब खुद ही हो जाएंगे, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे वो। साइंस एंड सोसाइटी टू सपोर्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सेवरल इनिशिएटिव, जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, जिस स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराती है रूरल एरिया में स्पेशली, और वुमेन को और एडोलेसेंट गर्ल्स को। अब राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसका एम है कि ओवरऑल हेल्थ एडोलेसेंट की, किशोर जैसे इसका नाम से पता चल रहा है, किशोर स्वच्छता किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो जितने भी एडोलेसेंट एज के बच्चे हैं उनको सबका मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन सबको उनकी सबकी उसके रिगार्डिंग ये योजना है। इट इनकरेज पीयर एजुकेशन वेयर ओल्डर स्टूडेंट्स हेल्प यंगर्स वन लर्न अबाउट दी टॉपिक्स। इसमें क्या होता है कि जो उनसे बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो उनको छोटों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे आपको पर्सनल हाइजीन और हेल्थ मेंटेन करनी है। सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, अंडर दिस इनिशिएटिव बायोडिग्रेडेबल, ये इसमें क्या है, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन है जो कि अफोर्डेबल प्राइस से, बहुत कम प्राइस पे जन औषधि केंद्र पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स, हर स्टेट भी इस रिगार्ड में अपना अलग अलग इनिशिएटिव लेती है, क्योंकि स्वास्थ्य जो विषय है वो केंद्र सरकार का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी है। तो उसमें जैसे कर्नाटक ने चला रखा है सूची स्कीम, कर्नाटक स्टेट ने तो फ्री में सैनिटरी नैपकिन उनको प्रोवाइड करा। तमिलनाडु में भी ऐसी स्कीम अवेलेबल है और ओडिशा स्टेट में और भी कई स्टेटों में ये स्कीम अवेलेबल है। ये आप फाइंड आउट करना कि और किस किस स्टेट में गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेके स्कीम चलाती है। फिजिकल एक्टिविटीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय में। आपको क्या करना है कि जब आपने बिहेवियर ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज, आपने जब बिहेवियरल चेंज आते हैं तो आपको करना क्या होता है, आपको उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। आप अच्छे से खेलो कूदो, फिजिकल एक्टिविटी करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, गेम खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, वो सारी चीज़ें आपको क्या करेंगे, आपके मूड को अच्छा रखेंगे, आपकी हेल्थ को फिट रखेंगे, आपको ग्रो होने में मदद करेंगी, आपके माइंड के डेवलपमेंट में भी ये चीज़ें आपका स्टेमिना बूस्ट करेंगी, आपके माइंड को भी डेवलप करेंगी। बैलेंस सोशल लाइफ, वी ऑल लिव इन ए सोसाइटी एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन आवर डे टू डे लाइफ। हम सभी एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं और एक दूसरे के साथ डे टू डे इंटरेक्ट भी करते हैं। वी शुड ऑल पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टुवार्ड्स ईच अदर, हमें एक दूसरे के प्रति हमेशा आदर का भाव रखना चाहिए और दूसरे की
नम्रता और आदर का भाव रखना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, नम्रतापूर्वक और रिस्पेक्ट, उनकी आदत का आदर करना चाहिए। दिस हेल्प्स क्रिएट ए फेवरेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट, जो हमारे लिए एक फेवरेबल मतलब जिसमें हमें अच्छा लगे, जो हमारे लिए अच्छा हो और सेफ सुरक्षित हो, ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकें। Since adolescence is a stage of life marked by new experience and emotions, we must be thoughtful and responsible while interacting with others, whether in a person or थ्रू सोशल मीडिया। हम किसी पर्सन से डायरेक्ट बात कर रहे हो या सोशल मीडिया के थ्रू बात कर रहे हो, तो जैसे हमें पता गया कि एडोलसेंस जो है वो एक स्टेज ऑफ लाइफ है जिसमें हम नए नए एक्सपीरियंस, नए नए इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, नए नए एक्सपीरियंस हम सीखते हैं, हमारे बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए उस टाइम में, दूसरों के साथ बात करने में, चाहे हम डायरेक्ट बात कर रहे हो चाहे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। दिस इज द टाइम एडोलसेंट में फील अट्रैक्टेड टू देयर पीयर्स एंड मिमिक देयर बिहेवियर। यही वो समय होता है जब एडोलसेंट्स क्या करते हैं कि अपने जो इनका साथी होते हैं उनके आदतें वो भी ग्रहण कर लेते हैं, उनका बिहेवियर। दे ऑफन इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑनलाइन। और अब तो ऐसा टाइम है कि अगर नहीं भी मिले 2 दिन तब भी कोई नहीं, ऑनलाइन उनका इंटरेक्शन होता रहता है। Modern technologies have made online platform available for all to obtain information, make connections, interact and share information with each other। अभी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीज़ें क्या हैं कि जो हमें एक दूसरे से इनसे हमें यूट्यूब है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, इंटरेक्शन होता है और कोई नई चीज़ शेयर करते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं, कोई अच्छी बुरी सभी तरह की हैं इस पे। तो वी शुड यूज दिज प्लेटफॉर्म्स रेस्पॉन्सिबली फॉर द कलेक्टिव वेलबींग ऑफ ऑल। हमें इन प्लेटफॉर्म को इतने अच्छे से यूज करना है, दूसरे को बताना है कि ताकि इनसे केवल हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिले, ना कि बुरी। समटाइम्स वी नोइंगली और अननोइंगली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स केयरलेसली। कई बार हम बिल्कुल केयरलेस होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, किसी ने कुछ पूछा, कुछ मांगा, हमने तुरंत वो चीज़ें वहाँ फीड कर दी, तो ये केयरलेस रवैया होता है। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स एंड टीचर्स कैन हेल्प अस दीज प्लेटफॉर्म्स पॉजिटिवली। अपने जो आपसे घर में बड़े हैं, आपके टीचर हैं, आप तो उनसे आप ये चीज़ें सीखो कि प्लेटफॉर्म्स को, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको पॉजिटिवली कैसे यूज करना है। साइंस एंड सोसाइटी, एक होती है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग आपने सबने सुनी भी होगी, बट मैं बता देता हूँ। साइबर बुलिंग में क्या होता है कि कोई आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई आपको हरास करता है, मिसलीड करता है, कोई गलत मैसेज भेजता है, कोई फॉल्स रूमर आपके बारे में फैला रहा होता है, कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ में छेड़खानी करके उसको गलत से शेयर कर रहा होता है आपके बिना कंसेंट के। तो ये सारी चीज़ें बुलिंग में आती हैं। जब भी आपके साथ ऐसी साइबर बुलिंग इस टाइप का कुछ होता है तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स को या टीचर को या दोस्तों को शेयर करना है, उसको खुद के पास तक नहीं खुद के पास दबा के नहीं रखना है, क्योंकि ये चीज़ें फिर आगे जाके अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं एज कम्पेयर टू इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज में ही आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, आप अपने पेरेंट्स को बताओ, टीचर को बताओ, दे विल हैंडल वाइजली। तो वर्किंग ग्रुप टू डिजाइन लेटेस्ट एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आप खुद से करोगे। अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, लर्न टू से नो। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आपकी सभी की बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जैसे सिगरेट पीना हो गया, तंबाकू खाना हो गया, बीड़ी हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गई, इलीगल ड्रग्स हो गई। तो उन सब चीज़ों को आपको नहीं, नो कहना है, उनके लिए हाँ नहीं करनी है। क्योंकि जब हम एडोलसेंट की एज में होते हैं तो एडोलसेंट की एज में हर चीज़ को हम सिर्फ ये बोल के, या दूसरा जो हम गलत काम हमें सिखा रहा होता है वो ये बोल के हाँ करवा देता है कि जस्ट वन टाइम, केवल एक बार करके देख लो, एक बार करने में क्या हो रहा है। वो पहले एक बार करोगे, फिर 2 बार करोगे, वो धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को जो वो गलत है उसको इनिशियल पहली बार में ही सीनो नहीं, गलत है वो गलत है। Since adolescence is marked by curiosity and excitement, adolescent might get influenced by such people and try these substances। जैसे मैंने बताया कि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कोई साथी कर रहा है, कोई किसी को देख रहे हैं, ठीक है बीड़ी पी रहा है, हम भी देख लेते हैं, पी के एक बार पी के देख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। आपको पता है उन पे लिखा हुआ है कि इनसे कैंसर हो सकता है,
या इनसे कैंसर होता है। आपको दिखा है ना, देखो ये आगे दिखाया गया है, दीज सब्सटेंस आर नॉट जस्ट हार्मफुल टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बट आर आल्सो एडिक्टिव। ये केवल फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए ही हार्मफुल नहीं होते, ये क्या एडिक्टिव भी होते हैं, इनकी हमें आदत लत लग जाती है। दिस मीन्स दैट वंस पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग देम दे डेवलप ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मेक देम अगेन एंड अगेन। इससे आदमी के अंदर में क्या है कि इन कामों को दोबारा फिर अगेन एंड अगेन करने की अर्ज होती है। ओवर टाइम दे स्टार्ट यूजिंग देम रेगुलरली, उसके बाद भी क्या करते हैं, उसको रेगुलरली यूज करना स्टार्ट कर। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस एब्यूज, इसी को सब्सटेंस एब्यूज बोलते हैं। तो जैसे कोई सिगरेट पीता है, सिगरेट पीने से पहले फेफड़े देखो इसमें इमेज में कितना अच्छा है, बिल्कुल साफ सुथरा, बट जैसे ही उसने बाद में बीड़ी और सिगरेट पीना शुरू किया, स्मोक का धुआं अंदर जाता है हमारे और फेफड़ों को काला कर देता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है। लंग्स का कैंसर भी होता है, अस्थमा भी होता है। ओ टू मैनी यूजिंग दीज सब्सटेंसेस कैन कोज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मेमोरी लॉस, डैमेज टू द लंग्स डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस। तो इनसे हमारी मेमोरी भी लॉस हो सकती है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, लंग्स डैमेज हो जाएंगे। टू स्टे हेल्दी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कम्प्लीटली अवॉइड दीज सब्सटेंस एंड मेक हेल्दी चॉइस इंस्टेड। आपको इस ज़्यादा अच्छा है कि जिसका आपको पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, खराब है हमारे स्वास्थ्य के लिए, उनको पहले ही ना कर दो, एक बार भी ट्राई नहीं करना है उनको। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेन फर्म एंड कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन टू से नो। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जिसको नहीं करना है उसको एक बार भी नहीं करना। अगर आपको पता है कोई चीज़ कोई काम गलत है तो उसको एक बार भी करके क्यों देखना है, उसको सीधा स्ट्रेट वे से नो। द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग एडिक्शन इज सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर बाई चांस किसी को ऐसी आदत लत लग भी जाती है तो उसको सबसे पहले अपने फैमिली या फ्रेंड्स से इसको छोड़ने के लिए ट्रस्टेड पीपल जिस पे वो ट्रस्ट करे, पेरेंट्स पे, टीचर से मदद लेनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि मेरे साथ ऐसी ऐसी ये दिक्कतें मेरे साथ है, अभी हो गई है। तो इनिशियल स्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ होती है, कोई लत आपको लगती है तो वो छूट भी जाती है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम वो चीज़ें फिर इतनी ज़्यादा आपके अंदर घुस जाती है कि आप उसको चाह के भी नहीं, कोई नहीं छुड़ा पाएगा आपसे। काउंसलिंग एंड मेडिकल एडवाइस कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन हैंडलिंग सच सिचुएशंस। तो मेडिकल एडवाइस, किसी काउंसलिंग से भी चीज़ें, सिचुएशन कंट्रोल होती है। रिमेंबर योर हेल्थ एंड योर फ्यूचर आर इन योर हैंड, चूज इट वाइजली। तो आपका हेल्थ और आपका भविष्य, इस किशोरावस्था ही ऐसी अवस्था है जो आपको एडल्टहुड की तरफ लेके जाती है, जिसमें आपको अपना भविष्य और अपनी हेल्थ को वाइजली चूज करना है कि आपको चाहिए क्या। आपको बीमारियां चाहिए, आपको लोगों की गालियां चाहिए, या आपको अच्छी हेल्थ, वेल्थ और एक अच्छा फ्यूचर और एक रेस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए। ये आपकी चॉइस है जो आपको चूज करना पड़ता है ड्यूरिंग एडोलसेंट एज। एक इसी के इन्हीं चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया हुआ है कि अगर किसी को लत लग भी जाती है तो उसमें ले जाके उसको एडमिट करते हैं और गवर्नमेंट फिर वहाँ पे उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है कि उसको नशे से दूर रखा जाए। क्योंकि वो नशा मुक्ति भारत अभियान में क्या है, नशा मुक्ति जो केंद्र है वो एज गुड एज सेल है। उनमें आपको, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, जो वो देंगे वही खाना है, जैसे वो रखेंगे वैसे ही आपको रहना है। तो धीरे धीरे फिर आपकी लत छूटती है इससे। वाई क्वेश्चंस, वाई क्वेश्चन फॉर एडोलेसेंस। Now we understand the different changes in adolescence and also know some way to handle it with a sense of responsibility. But I wonder why these changes occur at this stage of life. देखो, अब हम ये तो समझ गए कि एडोलेसेंट एज में हमारे अंदर बहुत सारे इमोशनल बिहेवियरल चेंज आते हैं और इसको हमें बहुत जिम्मेदारी से हैंडल करना है। लेकिन ये इसी टाइम में क्यों आते हैं, अब ये है, मैनी चेंजेस इन adolescence including menstruation and other sign of puberty are mainly due to hormones, certain chemical produced in our bodies. ये जो सारे चेंजेस इस टाइम में हमारे अंदर आते हैं वो हमारे अंदर हार्मोन्स चेंज की वजह से आते हैं, जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। Hormones play a crucial role in regulating various aspects of growth and development, contributing to proper functioning of the body. जो हार्मोन्स होते हैं वही हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं और हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए में भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड आर रिलीज एट एन अप्रोप्रिएट टाइम इन रेस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन।
ये वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से रिप्रोड्यूस होते हैं, और ब्रेन जहाँ से जिसको जब निकलने के लिए सिग्नल देता हो तो वहीं से प्रोड्यूस होते हैं। सम हार्मोन्स इन्फ्लुएंस मूड एंड बिहेवियर, कुछ हार्मोन्स हमारे मूड और हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। बाई staying informed, seeking support and guidance when needed, and making healthy decision, you can build a strong foundation for your life ahead। क्योंकि ये जो किशोरावस्था होती है, एडोलसेंट एज होती है, यही हमारी लाइफ का जो कहते हैं ना घर की नींव हमारी यही होती है। अब इसमें आप कितने अच्छे से रह पाते हो, कितने अच्छे गाइडेंस में कितने हेल्दी रह पा रहे हो, कितना आपका आप माइंड को अपना कितना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, अपनी भावनाओं को कितना कंट्रोल करके रह पा रहे हो, ये सब चीज़ें आगे जाके आपके लाइफ का बेस तैयार करती हैं। और उसमें कितना आप खुद को गलत चीज़ों से दूर रख पा रहे हो। अगर आप एडोलसेंट एज में आप खुद को गलत चीज़ों से दूर रख ले तो फिर उसके बाद में आपको सही और गलत का पता चल जाता है इन द एडल्टहुड, तो आप फिर कभी भी गलत चीज़ के पास में नहीं जाते हो। इन ए नटशेल, तो अभी आपने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले एडोलसेंस की एज 10 से 19 साल यूजुअली, इट मे बी वेरीज। दूसरे पे एडोलसेंस इन मार्क्ड बाय एडोलसेंस की सिग्निफिकेंट और कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल, बायोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेज होते हैं एडोलसेंस एज में। फीचर, जो कि एडोलसेंस एज में ऐसे फीचर होते हैं जो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करते हैं अलग अलग के, वही जिनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हम बोलते हैं। तो कि भाई अभी ये लड़का है या लड़की है, वही उसको यही चेंजेज होते हैं जो उनको डिस्टिंग्विश करते हैं उस टाइम पे। प्यूबर्टी इज द स्टेट इन विच द बॉडी, प्यूबर्टी मैंने बताया था कि एक स्टेट है बॉडी की जो चाहे अंडरगो द ऑब्जर्वेबल एंड इंटरनल चेंज टू डेवलप इनटू एन एडल्ट कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी पाने से पहले जिस एज से जिन चीज़ों से बच्चा गुजरता है उसको उस स्टेज को प्यूबर्टी कहते हैं। एडोलसेंस इन गर्ल इज आल्सो मार्क्ड बाय स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो गर्ल में एडोलसेंस एज में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, वो सब पूरा ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। एडोलसेंट फेस सेवरल इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस। एडोलसेंट एज में ही सबसे ज़्यादा इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं जिनको कोई भी बच्चा फेस करता है। ईटिंग ए बैलेंस एंड हेल्दी डाइट, आपको उसमें हेल्दी रहने के लिए एडोलसेंट एज में आपको सबसे अच्छी बैलेंस और हेल्दी डाइट खानी चाहिए ताकि आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी रहे, आपका मेंटल फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे। एडिक्टिव सब्सटेंस सच एज, एडिक्टिव सब्सटेंस जैसे तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग हो गया, बीड़ी सिगरेट हो गए, आपको उन सबको फर्स्ट टाइम में ही नो कहना है। इनके लिए आपको एक बार भी ये नहीं कहना कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, नो, एक बार भी ट्राई नहीं करना है। जो गलत है वो गलत है। Changes that take up in the body during adolescence are primarily controlled by certain chemical reproduced in the body. These chemical are called hormones। जैसे बाद में बताया कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, कि हमारी बॉडी हार्मोन रिप्रोड्यूस करती है, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सिग्नल भेजता है कि ठीक है अब तुम्हारा टाइम हो गया है इन हार्मोन्स को रिप्रोड्यूस करने का। तो उन हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं। प्रॉपर गाइडेंस एंड अवेयरनेस हेल्प एडोलसेंट मैनेज फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इफेक्टिवली। तो इसीलिए अगर आपको कभी भी इस एज में कोई डाउट होता है, किसी चीज़ में कोई सही गलत का पता नहीं चलता है, आपका इमोशनल या बिहेवियरल चेंजेस आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशन को या बिहेवियरल चेंजेस को, देन आपको प्रॉपर गाइडेंस अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का प्रॉपर गाइडेंस उसके लिए लेना है, वही आपको हेल्प करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी ही पूरी फुल क्लास की कंप्लीट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।